रोलिंग? यस सर। ओके। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और आज द लिंक के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे आपसी जो रिश्ते हैं, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, माँ बाप, इन रिश्तों को किस तरीके से हम लोग थोड़े से लालच के चक्कर में इनको तार तार कर रहे हैं। आज ये कहानी इस पे भी आधारित है। आज ये कहानी एक इतिहास का भी इस कहानी के अंदर कुछ मतलब ये एक ऐतिहासिक वीडियो है ये, क्योंकि इस केस के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अपराधी ने एक रिपोर्टर के सामने अपना जुर्म कबूला और उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और फिर उसको जेल भेजती है। ये आज तक मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा मीडिया का एक रोल रहता है कि अपराधी जब अपराध कर देते तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए हम लोग अक्सर जाते हैं बस। परंतु इस केस के अंदर ये एक अनोखा ऐसी चीज़ हुई थी कि इस केस में पत्रकार हम लोग गए, हम लोगों ने वहाँ उसको कवर किया और कवर करने के बाद उस अपराधी से उसका जुर्म को कबूल करवाया और इसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने उसके बाद उन लोगों को अरेस्ट करा। फिलहाल वो लोग जेल में है। दोस्तों आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं करण हत्याकांड की। दिल्ली के उत्तम नगर के अंदर करण नाम के एक व्यक्ति है जिनकी हत्या हो गई और हत्या के लगभग एक हफ्ते बाद जब मीडिया इस मामले में घुसती है अंदर और तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि जो सुष्मिता थी इसी ने ही अपने पति की हत्या कराई थी। तो आज इस कहानी को शुरू करते हैं और इस कहानी के हर एक जो पहलू है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, तो ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी में आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि इस कहानी में प्यार भी है, धोखा भी है, जांच पड़ताल भी है और एक अनोखी कहानी है। और अनोखी इसलिए भी क्योंकि मेरी लाइफ की ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो शायद हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुई कि हम लोगों ने अपराधी से उसका जुर्म कबूल करवाया। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों दिल्ली के उत्तम नगर है, उत्तम नगर के अंदर करण और सुष्मिता ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और करण जो है वो ड्राइवर हैं और गाड़ी चलाते हैं। अच्छी खासी नौकरी है उसकी और सुष्मिता भी जॉब करती है, उसकी भी जॉब है जो है नौकरी ठीक ठाक है। इनका एक बच्चा है और हंसी खुशी से इनका एक परिवार चल रहा था और ठीक ठाक प्रॉपर्टी है इनके घर में, इनके पास अच्छी प्रॉपर्टी है और अच्छा मतलब कुल मिला के सब चीज़ें समृद्ध संपन्न परिवार और खुशी से अपने चल रहा था इनका परिवार। अब इस परिवार के अंदर जो करण है, मैं आपको कुछ नाम बताया तो आप उन नाम का ध्यान रखिए। करण है जिनकी हत्या हुई है, उनकी पत्नी है उसका नाम है सुष्मिता और यहाँ एक तीसरे किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम है राहुल देव। राहुल जो है वो करण के चाचा का लड़का है, सगे चाचा का लड़का है। मतलब राहुल जो है वो करण का भाई है एक तरीके से और ये लोग एक ही घर के अंदर रहते हैं। मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो राहुल है वो रहते हैं और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे करण और सुष्मिता रहते थे। अब हुआ क्या दरअसल में कि जो सुष्मिता है और ये करण है, इन दोनों का आपस में अफेयर हो जाता है। इनकी अफेयर की भी कहानी जो है वो थोड़ी सी ऐसी है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बड़ी विचित्र कहानी इनके अफेयर की भी कि इन दोनों के अलग अलग क्लेम हैं इनके अफेयर्स को लेके, वो भी हम आपको बताएंगे जो कि मैच नहीं कर रहे इन दोनों के बयानों से, वो बताएंगे आगे क्या है। तो होता क्या है कि सुष्मिता की लाइफ में राहुल आता है और राहुल आता है और इनका अफेयर चलता है और कुछ दिनों बाद इन लोगों को लगता है कि हमें करण को रास्ते से हटा देना चाहिए, हमें उसकी हत्या कर देनी चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके प्यार के बीच में आ रहा है और ये लोग प्लान करते हैं करण को मारने का। खैर ये नौसिखिए थे और शायद इनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था या यूट्यूब देख के जितना ये समझ सके उस हिसाब से इन्होंने करण की हत्या का एक प्लान बनाया। प्लान बहुत सीधा सा था, बहुत सिंपल सा प्लान था जिनको शायद पुलिस का कोई भी एक मामूली सिपाही भी इसको सॉल्व कर सकता था, पर पुलिस ने इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की नहीं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि पुलिस ने इस केस में कोई तफ्तीश नहीं की। खैर हम बताते हैं आगे क्या होता है। तो होता ही है कि एक दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन्हें करण की हत्या करनी है और करण को मार देना है, उसको अपने रास्ते से हटाना है। उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको ये लोग हथिया लेंगे और अपना खुशी से अपना जीवन चलाएंगे। तो ये लोग करते क्या है कि
जो राहुल है वो सुष्मिता को नींद की गोलियां ला के देता है और उसको कहता है कि नींद की गोलियां तुम करण के खाने में डाल देना, उसके बाद वो बेहोश हो जाएगा, उसके बाद मैं घर में आऊँगा और बिजली के करंट उसको लगा के मार देंगे। बाद में हम बोलेंगे कि भैया करण की हत्या, मतलब करण मर गया है, उसको शौक लग गया और उसकी वजह से मर गया है। और ये लोग करते भी ऐसे ही। सुष्मिता है वो 11 बजे के आसपास करण को खाने में नींद की गोलियां देती है, जिसके बाद उसको नींद आती है, वो सो जाता है और लगभग 2 बजे राहुल घर में आता है चोरी छुपे और करण को सुबह 4 बजे तक ये लोग बिजली के करंट देते रहते हैं, तब तक जब तक कि वो मर नहीं गया। और उसके बाद वो मर जाता है। फिर सुबह जैसा तय था कि ये लोग हंगामा मचाते हैं, पूरे मोहल्ले में बताते हैं कि करण की जो है वो डेथ हो गई है करंट लगने की वजह से। पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है, इनकी करण की डेड बॉडी को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और वहाँ लेके जाने के बाद जब इसके परिवार वाले देखते हैं कि यार जो मोबाइल का चार्जर है उससे इतना करंट नहीं लग सकता कि किसी की हत्या हो जाए या कोई व्यक्ति मर जाए, क्योंकि एक्चुअली में इन्होंने कहा था कि करण सो रहे थे और चार्जर ऑन था और चार्जर से पिन से या उससे इनको करंट लगा और वो मर गए, तो ये संभव नहीं है। खैर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल वालों को भी शक होता है कि ये सीधी साधी मौत की कहानी नहीं है और उसके बाद वो बोलते हैं कि भैया इसमें पोस्टमार्टम इनका कराना पड़ेगा, जिसको लेके सुष्मिता ऑब्जेक्शन उठाती है। सुष्मिता कहती है कि नहीं, हमें कोई पोस्टमार्टम नहीं कराना है और वो टालती है, कई बार कोशिश करती है, परिवार को भी बोलने की कोशिश करती है कि भैया इसका पोस्टमार्टम ना हो, क्योंकि पोस्टमार्टम के अंदर नींद की गोलियां आती और उससे पता चल जाता कि कहीं ना कहीं हत्या हुई है। खैर ये बात आएगी होती है, परिवार वाले हॉस्पिटल में उसकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाती है करण की और उसके बाद 1 दिन बाद उनकी बॉडी दे दी जाती है और उसके बाद वो दाह संस्कार कर देते हैं। अब सब कुछ इनके जो सुष्मिता और राहुल है इसके प्लान के हिसाब से सब कुछ चल रहा था, ये लोग खुश भी थे। पर यही एक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने इनकी पूरी कहानी बदल के रख दी। हुआ क्या कि जो करण के सगे भाई थे छोटे, उनके हाथ में सुष्मिता का मोबाइल लग जाता है और उस मोबाइल के अंदर ये लोग देखते हैं कि उसमें इसकी राहुल से चैट है। जिस दिन करण की डेथ हुई थी, हत्या हुई थी, उस दिन रात को इन लोगों की व्हाट्सएप पे भी बात हुई है, शाम को भी बात हुई है। जब वो चैट देखते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। उस चैट में जो कुछ लिखा था उसके बाद ये लोग तुरंत पुलिस के पास भागते हैं और पुलिस के पास जाने के बाद कहते हैं कि हमारे भाई की डेथ नहीं हुई थी, उसकी हत्या हुई है और हमारे पास सबूत है उसका। पुलिस वाले इनकी बात नहीं सुनते हैं। खैर ये लोग डीसीपी साहब के पास जाते हैं। डीसीपी साहब भी इनको कहते हैं कि भैया पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम लोग कोई कार्रवाई करेंगे। मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक अगर इसके जो ये सुष्मिता और राहुल थे ये अगर भाग जाएं तो उसकी जिम्मेदारी फिर पुलिस की बनती भी नहीं है, क्योंकि पुलिस तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रही थी। ये लोग तमाम बड़े टीवी चैनल्स के पास भी जाते हैं, उनको अपनी कहानी बताने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग इनकी एक नहीं सुनते हैं। उसके बाद इन्होंने हम लोगों से कांटेक्ट किया, संपर्क किया कि हमारे ऐसे भाई की करण की हत्या कर दी गई है और उसका शक हमें हमारी भाभी सुष्मिता पे है। खैर उसके बाद मैं खुद और हमारी टीम बकायदा वहाँ पहुँचते हैं और हम लोग उनके परिवार से तमाम लोगों से बात करते हैं, जिसकी पूरी स्टोरी आपको सच की रफ्तार चैनल पे मिल जाएगी। और फिर हम लोग सुष्मिता से बात करते हैं, मैं खुद सुष्मिता से बात करता हूँ और धीरे धीरे बातों बातों में मैं सुष्मिता से सब कुछ उगलवा लेता हूँ। सुष्मिता ऑन कैमरा सब चीज़ें एक्सेप्ट करती है और वो पूरी कहानी बताती है कि ये सब कैसे हुआ और क्या हुआ। अब मैं आपको इस कहानी का एक दूसरा हिस्सा बताने जा रहा हूँ। तो दरअसल में सुष्मिता बताती है कि जो राहुल है इसके पिता, जो करण के चाचा हैं, वो इनकी प्रॉपर्टी का विवाद इनके साथ चल रहा था, जिसके लेके ये लोग अक्सर आपस में झगड़ा करते थे। और एक बार इसके चाचा ने ये तक धमकी दे दी थी कि तुम्हें या तो प्रॉपर्टी में नाम करनी पड़ेगी वरना मैं तुम्हें किसी को छोड़ूंगा नहीं। सुष्मिता का आगे ये भी कहना है कि जो ये राहुल है ये इसको धमकियां दिया करता था कि ये इसके बेटे को अगवा कर देगा और उसका मर्डर कर देगा। मर्डर इसलिए कर देगा कि या तो वो प्रॉपर्टी इनके नाम करें, नहीं तो वो जो कहता वो इनको करना पड़ेगा, नहीं तो ये उसके बच्चे को उठा लेगा और किडनैप कर लेगा। ऐसा सुष्मिता का कहना था, जो कि सरासर झूठ था। वो कैसे झूठ था वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो ये सुष्मिता का वर्जन है। सुष्मिता कहती है कि ये मुझे, दूसरी बात ये सुष्मिता ने एक बड़ी हैरान करने वाली बात यहाँ पे बताई कि उसका जो राहुल है इसने इसकी कुछ नॉर्मल फोटोज को न्यूड फोटो में कन्वर्ट करके फोटोशॉप या एआई के थ्रू बना के
वो दिखा के ये ब्लैकमेल करता था कि भैया जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना तुम्हारी सारी फोटो मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। जबकि वो अगर ऐसा कर भी देता तो उससे फर्क क्या पड़ता, क्योंकि अगर पुलिस कंप्लेंट होती तो पुलिस ऐसी फोटोज को तो इमीडिएट सोशल मीडिया से हटा देती है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं थी। परंतु और आज के टाइम में सब आदमी जानते हैं कि भैया AI से ऐसे फोटो बन जाती है, तो उसमें इतना घबराने की कोई जरूरत भी नहीं है। इवन कि जितने आप दर्शक लोग देख रहे हैं, आपको भी हम लोग ये बात कहेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी फोटो दिखा के आपको धमकाने की या ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि आपकी न्यूड फोटो मेरे पास है, मैं आपको इसको वायरल कर दूंगा, तो ऐसी स्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। AI से आजकल किसी की भी इस तरह की फोटो बनाई जा सकती है और लोग बनाते भी हैं, तो इसके लिए आप तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करती है, और अगर ऐसी कुछ फोटोग्राफ्स या सोशल मीडिया पर डलती है तो उनको इमीडिएट हटाई भी जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो सुष्मिता ने बताया कि वो उसको ब्लैकमेल करता था और उसी ने ही करण को मारने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम अपने पति को मार दो, वरना मैं तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लूंगा और तुम्हारी सारी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। जिसके बाद सुष्मिता घबरा गई और उसने राहुल ने उसको नींद की गोलियां ला के दी, उसने खाने में गोलियां मिलाई, और उसके बाद रात को 2 बजे राहुल जो है वो आता है, वो करण को सुबह 4 बजे तक बिजली के झटके देता रहता है, करंट लगाता रहता है, जब तक कि वो मर नहीं जाता। और जब वो 4 बजे मर जाता है तो राहुल वापस अपने घर चले जाता है। ये कहना था सुष्मिता का। अब जब ये सब घटना घटी, उसके बाद हमने परिवार के लोगों से पूछा कि जो ये राहुल है ये कहाँ रहता है। हमारी पूरी टीम राहुल के घर भी पहुंची, जहां हमने उसके पिता से भी बात करी और हमने राहुल से भी बात करी, और बातों ही बातों में हमने राहुल से सारी राज की बात उगलवा ली। राहुल ने जो अपनी बात बताई वो ऐसी है कि जिसको सुनने के बाद आप और हैरान होंगे, क्योंकि अभी तक की जो स्टोरी उससे सीधा स्पष्ट ये दिख रहा है कि भाई राहुल ने सुष्मिता को ब्लैकमेल किया और उसके बाद उसके दबाव में आके प्रॉपर्टी के चक्कर में इसने करण की हत्या सुष्मिता के हाथों से कराई। अब यहाँ पे जब राहुल की हमने बात सुनी तो उसने हमें और हैरान किया। राहुल ने हमें बताया कि ये सुष्मिता के घर लखनऊ, सुष्मिता की किसी की कोई शादी थी, वहाँ गया था कोई फंक्शन में, वहाँ पे सुष्मिता और उसके परिवार के लोगों ने, सुष्मिता की माँ ने राहुल को खाने की किसी चीज़ में नशे की दवाई दी, जिसके बाद राहुल बेहोश हो गया। और सुष्मिता और राहुल के दोनों के बिना कपड़ों की कुछ वीडियोस इन्होंने बनाई और उस वीडियो के आधार पे ये इसको ब्लैकमेल करती थी। सुष्मिता ने हमें बताया था कि राहुल अक्सर उसको ऑफिस से लेने के लिए आता था, और राहुल ने भी ये बात बताई कि मैं उसको रोज उसके ऑफिस से लेने जाता था, पर इसमें दोनों की बातें अलग अलग थी। सुष्मिता ने बताया कि राहुल क्योंकि मुझे ब्लैकमेल करता था तो वो मुझे लेने आ जाता था, वो मुझे शायद मन ही मन में चाहता था, या वो चाहता था कि मैं उससे प्यार करूं। और इधर राहुल का कहना था कि सुष्मिता ने उसको ब्लैकमेल कर रखा था, क्योंकि उसकी न्यूड वीडियो बना रखी थी और वो उसको रोज फोन करके बोलती थी कि तू हमारे घर के छोटे मोटे काम किया कर और मुझे ऑफिस से लेने के लिए आया कर, मुझे छोड़ के आया कर, जो भी छोटे मोटे काम होते तो वो सब कराया करते थे। खैर उसके बाद राहुल ने बताया कि सुष्मिता ने अपने पति को नींद की गोलियां दी, और नींद की गोलियां भी वो कहाँ से लेके आई उसको राहुल को नहीं पता। राहुल ने उसको कोई गोलियां नहीं दी थी, सुष्मिता ने अपने पति को नींद की गोलियां दी और उसकी गोलियां देने के बाद उसको करंट लगा के मारा। और जब वो सुबह 4 बजे मर गया तो उसने राहुल को बताया कि उसने अपने पति की हत्या कर दी है। उसके बाद राहुल उसके घर गया ये देखने के लिए कि वो जिंदा है कि मर गया, क्योंकि इनकी प्लानिंग थी पूरी। और ये सब बातें सुष्मिता के मोबाइल पे चैट पे थी, सारी की सारी बातें कि ये लोग चैट पे बात कर रहे थे कि कितने बजे उसको खाने में क्या देना है, गोली देनी है। अब ये सब चीज़ें हमने रिकॉर्ड की बाकायदा, और इसकी पूरे फुटेज हमारे पास हैं, सब कुछ थे। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत पुलिस को संपर्क किया, उत्तम नगर के SHO साहब को बुलाया और उनको हाथों हाथ इन लोगों को गिरफ्तार कराया। तो दोस्तों दोनों की कहानी जो थी वो अलग अलग थी, पर उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हत्या तो करण की हो चुकी थी और हत्या इन दोनों ने की थी, ये सच्चाई है। इनमें से कौन सच बोल रहा था कौन झूठ बोल रहा था ये पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करने का। बाकी ये था कि सुष्मिता और राहुल ने दोनों ने मिलके करण की हत्या की। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ पता ही नहीं था, जबकि आप शायद यकीन ना माने कि करण और सुष्मिता की लव मैरिज हुई थी। ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और शायद कभी एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में भी खाई होंगी, और इसी सुष्मिता ने अपने पति की ऐसी निर्मम हत्या कर दी। आप सोच के देखिए कि वो कैसी स्थिति भयावह रही होगी कि करण बेहोश पड़ा हुआ है, उसको थोड़ा बड़ा होश भी होगा और वो देख रहा होगा कि सुष्मिता या राहुल या ये दोनों मिलके उसको करंट लगा रहे हैं, और वो धीरे धीरे मौत की आगोश में जा रहा है और वो मर गया उसके बाद। और इन्होंने उसको लगभग 2-3 घंटे तक तड़पा के मारा है, क्योंकि नींद की गोलियों में हल्का सा नशा होता ही है, आदमी थोड़ा सा होश में रहता है उसमें।
और इन्होंने उसको धीरे धीरे करके करंट दे दे के तड़पा तड़पा के मारा। और उसके बाद हिम्मत देखे इन दोनों की कि ये दोनों चुपचाप से अपने अपने घरों में रह रहे थे, बिना किसी की जान मतलब किसी को कुछ बताया किसी, और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। कुछ लग ही नहीं रहा था कि इनके घर में इस तरह की एक हत्या प्लान की गई और हत्या की गई है। खैर दोस्तों, हम लोगों ने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया और इनसे सच्चाई उगलवाई, और शायद आज तक दुनिया की तो बात मैं नहीं कहूँगा, आज तक हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पत्रकार ने या किसी रिपोर्टर ने एक अपराधी से उसका जुर्म कबूल करवाया और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी करी हो। इस पूरी घटना को लेके पुलिस के जो कामकाज है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान उठता है कि एक हत्या हुई है, जहां डॉक्टर ने भी बताया कि एक नॉर्मल हत्या नहीं है, करंट लगने का मामला नहीं है, इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने कोई तफ्तीश नहीं की। जब परिवार के लोग पहुंचे हैं कि भैया हमारी बहू पे हमें शक है कि उसने हमारे बेटे की हत्या की है, उसके बावजूद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस के कार्य प्रणाली पर भी एक सवालिया निशान लगता है कि पुलिस के पास जब सारी जानकारी थी, उन्होंने चैट भी दिखाई बकायदा, पर फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस का ये कहना था कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे, ना ही कोई एफआईआर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के कामकाज पर भी एक सवालिया निशान उठता है। और ये पूरी घटनाक्रम रही है, और इस घटना के अंदर हमें भी बहुत कुछ देखने को, सीखने को, समझने को मिला। हमें ये भी समझ में आया कि कैसे लोग किन वजहों से, अब क्योंकि मुझे इसमें करण की हत्या का कोई खास मोटिव तो नहीं दिखा। हाँ, ये जरूर लग रहा है कि ठीक है प्रॉपर्टी विवाद है या प्रेम विवाद भी हो सकता है, पर विवाद कोई भी हो, पर किसी की हत्या कर देना और इतनी बुरी तरीके से हत्या कर देना, ये कहाँ तक उचित है, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आज की स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस स्टोरी के बारे में खास तौर से करण, सुष्मिता, राहुल और इसके चाचा, इनको लेके आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि इस पूरी कहानी के हिसाब से इन्होंने करण की हत्या क्यों की होगी और किस लिए की होगी, ये जरूर बताइएगा। और आपके हिसाब से, क्योंकि दोनों पक्ष आपने सुने, करण, सुष्मिता के भी और राहुल के भी, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्या ये दोनों ने मिलके करण की हत्या की है या दोनों में से किसी एक ने हत्या की है? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की केस स्टडी हम लोग आपके सामने लेके आते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली किसी और आपराधिक कहानी के अंदर, और फिर बताएंगे आपको अपराध की एक नई कड़ी। तब तक हमारे साथ बने रहें, देखते रहें द लिंक। नमस्कार दोस्तों।